जय हिंद। मिशन जेआरएफ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पीवाईक्यू 2020 में जो पूछा गया प्रश्न है जून 2020 में, उसको हम लोग देखेंगे जो द्वितीय पाली में प्रश्न पूछे गए हैं। उनसे पहले मैं आप लोग को एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। 7643007052 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप मैसेज करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ दिन भर में 2 से 3 बार क्यूज किया जाता है। क्यूज टॉपिक बाय टॉपिक किया जाता है, यूनिट बाय यूनिट भी किया जाता है और मिक्स क्यूज भी किया जाता है। आप लोग सिर्फ हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, कोई कॉल करने का प्रयास नहीं करेंगे। चलिए हम लोग आज का पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषा में शामिल नहीं है? तो कौन सी भाषा तुर्की भाषा है जो वह आर्य भाषा में शामिल नहीं है? तुर्की आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है क्योंकि तुर्की सामी परिवार की भाषा है, जबकि अन्य संस्कृत, प्राकृत, अंग्रेजी भाषा आर्य भाषा के अंतर्गत आता है। यह यूनिट 1 से प्रश्न थे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ है, यौगिक नहीं है? रूढ़ और यौगिक क्या है, सबसे पहले इसको आप समझिए। यौगिक मतलब दो शब्दों से मिल करके जो नया शब्द बनता है उसे यौगिक कहते हैं। लेकिन यौगिक में एक कंडीशन यह होता है कि जो दोनों शब्द जुड़ करके बने रहते हैं, उस दोनों शब्द का स्वतंत्र अर्थ अगर वो ग्रहित करता हो तो वो यौगिक होगा। अगर स्वतंत्र अर्थ नहीं रखता होगा तो वह रूढ़ में आ जाएगा। तो यह कौन सा है? पीला। पी और ला, पी का कोई अर्थ नहीं होता, ला का भी कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए यह रूढ़ शब्द है। क्या कहा जाता? पीला रूढ़ शब्द है। झटपट, झटपट घुड़साल यौगिक शब्द है। झटपट और घुड़साल क्या है? वह एक यौगिक शब्द है। पंकज, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ क्या होता है? जो नया शब्द बनता है वो एक विशेष अर्थ ग्रहण कर लेता है। उत्पत्ति या रचना की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। कौन कौन है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ शब्द को जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं तथा जिसके खंड का कोई अर्थ न निकले, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे नाक, कान। ना और का अलग कर देंगे तो दोनों शब्द का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं ग्रहित करता है। यौगिक शब्द जो शब्द अन्य शब्दों को योग से बने हों तथा जिनके प्रत्येक खंड का कोई अर्थ हो, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे घुड़ प्लस शाल। घुड़ प्लस शाल, घुड़ का मतलब क्या होता? आग। और शाल का मतलब क्या होता? माफ करिए, घुड़ और शाल, घुड़ का अलग अर्थ होता है और शाल का अलग अर्थ होता है। जैसे आग, बबूला। आग का अलग अर्थ है और बबूला का यहाँ अलग अर्थ है। योग रूढ़ क्या होता है? जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हों परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हो, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे लंबोदर। लंबोदर अर्थात गणेश। दशानंद अर्थात रावण। यह भी यूनिट 1 से प्रश्न पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी है? यह भी यूनिट 1 से है। तो कौन सा है? दाग। दाग शब्द क्या है? वह एक फारसी शब्द है। दाग फारसी शब्द है। फारसी भाषा के अन्य शब्द हैं आराम, अफसोस, खामोश, खरगोश, खुश, आमदनी आदि। जबकि औरत अरबी शब्द है। जबकि औरत क्या है? एक अरबी भाषा का शब्द है। फीस जो है वह अंग्रेजी भाषा का शब्द है। फीस कैसा है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। नया लिखने उनसे डरते हैं, नया लिखने लेखक उनसे डरते हैं, पुराना उनसे घबराते हैं। पंडित सिर हिलाता है। पंडित क्या करता है? सिर हिलाता है। वे पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी तो उनके लिए एकदम असह्य है। उपयुक्त कथन किस लेखक के बारे में कहा गया? तो यह जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में किन्होंने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। यह जब आप पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र का जो 1973 में प्रकाशित हुई, उसमें आप लोग को यह देखने मिल जाएगा। यह यूनिट 2 से पूछा गया प्रश्न है। नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है। पंडित सिर हिलाता है। वे पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी तो उनके लिए असहाय है। उक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विषय में कहा है। अगला जो प्रश्न है वह है, एक मिनट,
पहला है, यह यूनिट 2 से पांचवा, मैं बता दूं 5वां नंबर यूनिट 2 से पूछा गया प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पंच विड़ाल शामिल नहीं है? निम्नलिखित में पंच विड़ाल जब आप शुक्ल वाली पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग को मिल जाएगा। पंच विड़ाल में अहंकार शामिल नहीं किया गया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार अहंकार पंचविड़ाल में शामिल नहीं है। पंचविड़ाल बौद्ध शास्त्रों में निरूपित पंच प्रतिबंध। शुक्ल जी के अनुसार पंच प्रतिबंध कौन है? आलस्य है, हिंसा है, चिकित्सा है, काम है और मोह है। यह भक्ति काल जब पढ़ेंगे तो हाँ आपको प्रश्न यह देखने को मिलेगा। अब है अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। यह कथन किस आलोचक का? यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। यह आपको आदिकाल जब पढ़ेंगे शुक्ल वाली पुस्तक वहां आपको ये देखने मिल जाएगा। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। उक्त कथन आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, वह शायद जनवरी या फरवरी महीने में 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। 700-800 वर्षों का संचित ज्ञान राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सरणियों का उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभूत सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी उपयुक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास में अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थी। सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व और उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि यह खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं आता, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। साहित्य इतिहास लेखन के संबंध में उपयुक्त बातें किस आलोचक ने कही है? तो यह कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विषय में कहा गया। जब उसकी प्रस्तावना पढ़ेंगे तो आपको ये चीज वहां देखने को मिलेगा। 7-8 वर्षों का संचित ज्ञान राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसे निर्दिष्ट सरणियों का उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभुत सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी उपयुक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थी। सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता है। साहित्य इतिहास लेखन के संबंध में यह बातें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद के बारे में कहा है। अगला है कि एक मिनट, अगला जो है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण निम्नलिखित किस साहित्य इतिहास में बतलाया गया है? तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन का जो 11 अध्याय में उन्होंने विभाजन किया था, उसी में से एक जो है इनका क्या है, वह ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। ब्रज का कृष्ण संप्रदाय हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण जॉर्ज ग्रियर्सन ने सुझाया। जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन इस प्रकार निम्नलिखित रूप से किया गया है। पहला क्या है? तो पहला जो है वह चारण काल है जो 700 से लेकर 1300 ईस्वी तक है। उसके बाद जो दूसरा है 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण। उसके बाद तीसरा है जायसी का प्रेम कविता। तीसरा क्या है? जायसी का प्रेम कविता। चौथा ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। पांचवा है मुगल दरबार। छठा है तुलसीदास। सातवां है रीति काव्य। आठवां है तुलसीदास की अन्य प्रवृत्तियां। और अगला है 18वीं शताब्दी का। और 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। और 11वां है महारानी विक्टोरिया का शासन में हिंदुस्तान। यह जो आप अगला है
दब शहाव प्रयास, द्रव्य स्वभाव प्रयास को गाथा या साहित्य की प्रकृति निम्नलिखित में से किसने रूपांतरित किया। यह आपको आचार्य शुक्ल वाली जब पुस्तक पढ़ेंगे तो आदिकाल में ही आपको शुरू में ही देखने को मिल जाएगा। तो किसने किया है, तो यह जो है माइल धवन ने इसका किया है। दब शहाव प्रयास, द्रव्य स्वभाव प्रयास को गाथा या साहित्य के प्राकृत में माइल धवन ने रूपांतरित किया है। दब शहाव प्रयास अभ्रंश भाषा अर्थात अभ्रंश भाषा कृति के लेखक देवसेन है। इनकी प्रसिद्ध कृति श्रावकाचार है, जिसमें 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। श्रावक को प्रतिपादन किया। श्रावकाचार को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का प्रथम रचना माना है। श्रावकाचार को डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा, हिंदी का प्रथम रचना माना है। देव संकृत अन्य ग्रंथ कौन है, नय चक्र दर्शन, भाव संग्रह, आराधना सार तथा तत्वसार। इसमें कुछ कुछ पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उस चीज को थोड़ा सा याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। पहला क्या है कि श्रावकाचार को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का प्रथम रचना माना, पहला इंपॉर्टेंट। दूसरा, नय चक्र किसकी रचना और दर्शन सार, यह दोनों प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। यह दोनों किसका, देवसेन का है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किस उपन्यास में लाला मदन मोहन के दीवान खाने का वर्णन किया गया है। यह जो उपन्यास यूनिट 6 से प्रश्न पूछा गया है तो किसमें किया गया है, तो यह परीक्षा गुरु में किया गया, क्योंकि लाला मदन मोहन, यहीं से आपको समझ जाना चाहिए यह किस उपन्यास के पात्र हैं। तो यह किस परीक्षा गुरु उपन्यास के पात्र हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास लाला मदन मोहन के दीवान खाने का वर्णन किया गया है। परीक्षा गुरु जो 1882 में प्रकाशित हुई थी, उपन्यास के लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का, यह बिंदु महत्वपूर्ण है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास माना है। भागवती उपन्यास के लेखक सरदाराम फिल्लौरी हैं। भागवती उपन्यास के लेखक कौन है, सरदाराम फिल्लौरी हैं। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट हैं तथा श्यामा स्वप्न जगमोहन सिंह का कृत उपन्यास है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक उदय शंकर भट्ट का नहीं है। यह यूनिट 2 से प्रश्न पूछा गया है। तो नारद की वीणा क्या है, वह उदय शंकर भट्ट की उपन्यास है, जबकि विश्वामित्र, राधा और मत्स्यगंधा किसका है, उदय शंकर भट्ट का उपन्यास नाटक है। नारद की वीणा नाटक उदय शंकर भट्ट का नहीं, नारद की वीणा 1946 के नाटक के लेखक लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। कौन इसके लेखक, लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। जबकि उदय प्रकाश भट्ट की कृत नाटक है विश्वामित्र, मत्स्यगंधा, राधा, विक्रमादित्य, दाहर या सिंध पतन, सागर विजय अथवा मुक्ति का पथ। यह सब किसकी रचना है, उदय शंकर भट्ट की रचना है। अगला है, अपने मनोविकारों से संबंधित करुणा में रामचंद्र शुक्ल का निर्धारण किया है कि अपने मनोविकार संबंधी निबंध, इनकी जो अपने निबंध है करुणा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्धारित किया है कि क्या क्या किया है कि करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। करुणा पात्र अथवा विषय दुख मात्र से उत्पन्न होता है। करुणा का प्रसार सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। करुणा का अवलंबन विषय करुणा करने वाले आश्रय की कृतज्ञ नहीं है। तो इसका आंसर कौन है, सी है। इसका आंसर कौन है, वह सी है। सी, करुणा का प्रसार सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। निबंध करुणा के संबंध में यह मंतव्य शुक्ल जी का नहीं है। शुक्ल जी ने अपने मनोवैज्ञानिक मनोविकार संबंधी निबंध करुणा में यह निर्धारित किया है कि करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। क्या यह दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। करुणा पात्र अथवा विषय के दुख मात्र से उत्पन्न होता है। करुणा का अवलंबन विषय करुणा करने वाले आश्रय के प्रति कृतज्ञ होता है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में बाल विवाह संधि और किशोर के मनोवैज्ञानिक आंकन का प्रयास किया गया। यह जो यूनिट 6 से पूछा गया प्रश्न है वो शेखर एक जीवनी से पूछा गया। शेखर एक जीवनी जो 1940 से 44 के बीच में यह लिखा गया था। उपन्यास में बाल विवाह संधि और किशोर के मन में मनोवैज्ञानिक अंकन का प्रयास किया गया है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक सचिनानंद हीरानंद वात्सन अज्ञ, यह नाम पूरा याद रखिएगा, कभी कभी
यहाँ से भी प्रश्न पूछ देने जाने की संभावना बनी रहती है। सचिनानंद हीरानंद वात्सन अज्ञ, यह मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। इसके प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? तो शेखर और शशि जो है इसके प्रमुख पात्र है। त्यागपत्र जयवर्धन जैनेन्द्र की कृति है। त्यागपत्र और जयवर्धन किसकी कृति है, किसका उपन्यास है? तो जैनेन्द्र का है। और पर्दे की रानी इलाचंद्र जोशी की रचना है। पर्दे की रानी किसका है? इलाचंद्र जोशी का है। अगला हम लोग देखेंगे प्रश्न, मेला आंचल उपन्यास का पात्र नहीं है। ये यूनिट 6 से पूछा गया उपन्यास प्रश्न है। कौन कौन नहीं है? तो प्रशांत और कालीचरण ये हैं। श्रीधर और सरस्वती इसके उपन्यास के पात्र नहीं है। जबकि कमली जो गमकौआ साबुन यूज करती है, सुमृत दास, हरगोरी सिंह और मंगला देवी, ये सब जो है इस उपन्यास के पात्र हैं। मेला आंचल उपन्यास का श्रीधर और सरस्वती नहीं है। जबकि प्रशांत, कालीचरण, कमली, सुमृति दास, हरगोरी सिंह और मंगला देवी मेला आंचल उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। मेला आंचल 1954 ईस्वी में फणेश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित आंचलिक उपन्यास है। श्रीधर और सरस्वती पात्र यह पथ बंधुआ उपन्यास के पात्र हैं। इसके लेखक नरेश मेहता है। नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं, प्रवृत्तियों की हो सकती है और उसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थ बोध, और इस यथार्थ बोध को लेकर चलने वाला यह विराट मध्य और निम्न मध्य वर्ग है जो अपनी जीवन शक्ति से आज दुर्दांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। उपयुक्त कथन किस लेखक ने नई कहानी के संदर्भ में कहा है? तो यह नई कहानी के संदर्भ में किन्होंने कहा है? कमलेश्वर ने कहा है। जब आप नई कहानी पढ़ेंगे प्रगतिवाद प्रयोगवाद के बाद, यह नई कहानी आता है। यह यूनिट 2 से पूछा गया प्रश्न है। नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं, प्रवृत्तियों की हो सकती है और इसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थ बोध, और इस यथार्थ को लेकर चलने वाला यह विराट मध्य और निम्न मध्य वर्ग है जो अपनी जीवन शक्ति से आज के दुर्दांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। उक्त कथन कमलेश्वर ने नई कहानी के संदर्भ में कहा है। भैरवी प्रसाद गुप्त नई कहानी पत्रिका से नई कहानी का प्रारंभ 1956 माना जाता है। राजेंद्र यादव, मोहन राकेश कमलेश्वर नई कहानी के प्रवर्तक हैं। यह बिंदु काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद रखिएगा। कौन कौन है नई कहानी के प्रवर्तक? कौन है? तो कमोरा, इसका ट्रिक क्या होता है? कमोरा क से कमलेश्वर, म से मोहन राकेश और रा से राजेंद्र यादव। शक्ति कवित्व बीज रूपः संस्कार विशेषः, अर्थात कवित्व निर्माण के बीज रूप विशिष्ट संस्कार को शक्ति कहते हैं। प्रतिभा के विषय में उक्त उद्धरण किस आचार्य का है? यह काव्यशास्त्र से प्रश्न पूछा गया यूनिट 3 से। तो यह किसका? आचार्य मम्मट का है। शक्ति कवित्व बीज रूपः संस्कार विशेषः, अर्थात कवित्व निर्माण के बीज रूप विशिष्ट संस्कार को शक्ति कहते हैं। प्रतिभा के विषय में उक्त उद्धरण आचार्य मम्मट का है। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रसों की संख्या 8 मानी है? यह भी यूनिट 3 से पूछा गया प्रश्न है। किन्हें माना है? तो दंडी ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8 मानी है। आचार्य दंडी ने रसों की संख्या 8 मानी है। आचार्य भरत मुनि ने भी संख्या 8 मानी है, जो निम्न इस प्रकार है। कौन कौन है? श्रृंगार है, हास्य, करुणा, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, रौद्र। अन्य कवि के अनुसार रसों की संख्या धनंजय ने कितने माना है? तो 9 माना है। रुद्रट ने 10 माना, अभिनव गुप्त ने 9 माना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह जो प्रश्न पूछा गया है वह यूनिट 3 से पूछा गया है। ठीक है। आई.एस. रिचर्ड की प्रसिद्ध कृति का नाम दी प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म नहीं। यह जो है वह सही नहीं है, यह गलत है। आई.एस. रिचर्ड का आलोचनात्मक लेखन कार्य 19वीं सदी के अंत तक समाप्त
हो गया था, यह भी गलत है। आईएस रिचर्ड जिसे संप्रेषण कहते हैं, रिचर्ड जिसे संप्रेषण कहते हैं, वह भारतीय काव्य शास्त्र के साधारणीकरण का ही रूप है। यह जो कथन सही है। रिचर्ड का सिद्धांत मूल रिचर्ड का एक सिद्धांत मूल्य सिद्धांत है जिसका मनोविज्ञान से कोई संबंध नहीं। यह भी कथन गलत है, यानी कि सी नंबर ये ऑप्शन इसका सही है। रिचर्ड जिसे संप्रेषण कहते हैं वह भारतीय काव्य शास्त्र के साधारणीकरण का ही एक रूप है, कथन सही है। रिचर्ड ने मूल्य सिद्धांत तथा संप्रेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनके मुख्य जो ग्रंथ है वो कौन है? दी मीनिंग ऑफ मीनिंग जो 1923 में प्रकाशित हुई थी। साइंस एंड पोएट्री बियॉन्ड तथा इंटर प्रेजेंटेशन इन टीचिंग आदि जो है इनकी रचनाएं हैं। बिंबवाद के संबंध में निम्नलिखित में से किस आचार्य से है? तो यह जो बिंबवाद है वह किस आचार्य से है? तो एजरा पाउंड से है। बिंबवाद का संबंध एजरा पाउंड से है। बिंबवाद पर एजरा पाउंड का कथन है, ऐसी कविता जिसमें चित्रकला और शिल्पकला मानव संवाद के लिए एकत्र हुए हो। बिंबवाद को कभी कभी विकास के निरंतर या सतत अवधि के बजाय रचनात्मक क्षणों के एक सिलसिले के रूप में देखा जाता है। हिंदी साहित्य में बिंब का नवीन अर्थ प्रतिपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना द्वारा हुआ और उन्होंने अर्थ ग्रहण कर बिंब ग्रहण को वरीयता दी। यह भी यूनिट 3 से पूछा गया प्रश्न है। आदिवासी विमर्श का मूल स्थापना नहीं है। यह जो है वह वैचारिक पृष्ठभूमि यूनिट 4 से पूछा गया प्रश्न है। आदिवासी विमर्श का मूल स्थापना नहीं है। पहला है कि संस्कृति पहचान के लिए संघर्ष, बिल्कुल यह सही है। जनजाति का विस्थापन त्रास, यह भी बिल्कुल सही है। सत्ता के प्रति मोह, यह जो है गलत है। सत्ता के प्रति मोह आदिवासियों को कभी नहीं रहा है। जल जंगल जमीन पर अधिकार, यह आदिवासियों से संबंधित सही है। सत्ता के प्रति मोह आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना इस प्रकार है: संस्कृति पहचान के लिए संघर्ष, जनजातियों के विस्थापन का त्रास, जल जंगल जमीन पर अधिकार। आदिवासी विमर्श 20वीं सदी के अंत दशक तक शुरू हुआ। यह अस्मिता मूलक विमर्श है। इसके केंद्र में आदिवासियों की जल जंगल और जमीन की चिंताएं हैं। आदिवासी विमर्श आदिवासी अस्मिता की पहचान, उसके अस्तित्व संबंधी संकट और उसके खिलाफ जारी प्रतिरोध का साहित्य है। हमारे साहित्य के, हमारे समाज के पुरुष के विवेकहीन जीवन का चित्र देखना हो तो विवाह के समय गुलाब सी खिली हुई स्वस्थ बालिका को 5 वर्ष बाद देख लीजिएगा। उस समय असमय प्रौढ़ हुए दुर्लभ संतानों की रोगनी पीली माता में कौन सी विवस्ता, कौन सी रुला देने वाली करुणा न मिले। उपयुक्त कथन किस लेखिका की है? तो यह जो है वो महादेवी वर्मा के कहती हैं। हमारे समाज के पुरुष के विवेकहीन जीवन का चित्र देखना हो तो विवाह के समय गुलाब सी खिली हुई स्वस्थ बालिका को 5 वर्ष बाद देख लीजिए। उस समय असमय प्रौढ़ हुए दुर्लभ संतानों की रोगिणी पीली माता में कौन सा विवस्था, कौन सी रुला देने वाली करुणा न मिले। यह जो कथन किसका है? वह महादेवी वर्मा का है। महादेवी वर्मा की जो रचना है मुख्य रूप से कौन है? निहार, रश्मि, निर्जा, संध्य, दीपशिखा, सप्तपर्ण, प्रथम आयाम, अग्नि रेखा, यह सब कौन है? महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। स्त्री विमर्श का मूल स्थापना है। स्त्री विमर्श की मूल स्थापना क्या है? मूल स्थापना नहीं है। देखिएगा प्रश्न जो पूछा जाता है कौन है और नहीं है, यहाँ से प्रश्न पूछ दिए जाते हैं जिसके कारण बच्चे अक्सर वहाँ गलत कर देते। इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से फिर समझेंगे, फिर उत्तर आप लोग देंगे। क्या है कि सतीत्व ही स्त्रीत्व है, सतीत्व ही स्त्रीत्व है। यह जो है वह मूल स्थापना में नहीं है। यह जो है सही आंसर है। स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वीकार्यता है, बिल्कुल है। सामाजिक विसर्जनाओं से मुक्ति, बिल्कुल है। परिवार संस्था का जनतांत्रिकीकरण, ये भी बिल्कुल सही है। तो
स्थापना में कौन नहीं है, सिर्फ एक है, वह स्त्रीत्व स्त्रीत्व ही सतीत्व ही स्त्रीत्व है। इस स्त्री विमर्श के मूल स्थापना नहीं है। स्त्री विमर्श की मूल स्थापना इस प्रकार है: स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वीकार्यता, सामाजिक वर्जनाओं से मुक्ति, परिवार संस्था का जनतांत्रिकीकरण। स्त्री विमर्श उस साहित्य आंदोलन को कहा जाता है जिसमें स्त्री अस्मिता के केंद्र में रहकर संगठित रूप से स्त्री साहित्य की रचना की गई। स्त्री विमर्श को अंग्रेजी में फेमिनिज्म कहा गया है। शुरुआत में हिंदी में इसके लिए नारीवादी या मातृ सत्तात्मक शब्द प्रचलन में रहा है। मार्क्सवादी दर्शन के लिए किस पक्ष से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर असहमति थे? यह यूनिट 4 से पूछा गया प्रश्न है। तो वह कौन से थे? तो वह क्रांति में हिंसा का प्रयोग, इसमें वह असहमत थे, इसमें वो कभी उनकी सहमति नहीं रही। जबकि श्रम की गरिमा में सहमति थी, वर्गहीन समाज की स्थापना बिल्कुल सहमति थी, शोषण विहीन समाज की रचना, इसमें उनकी सहमति थी। असहमति किसमें नहीं थी? सिर्फ असहमति एक में थी, वह असहमति थी क्रांति में हिंसा का प्रयोग। मार्क्सवादी दर्शन के क्रांति में हिंसा का प्रयोग से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की असहमति थी। अन्य मार्क्सवादी पक्ष श्रम की गरिमा, वर्गहीन समाज की स्थापना, शोषण विहीन समाज की रचना, अंबेडकर जी की सहमति थी। खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला। बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की यह है कि यह सारा संस्कृत का वर्णवृत्तों में है, जिसमें अधिक परिणाम में रचना करना कठिन काम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह मत किस कथन के लिए प्रकट किया है? तो यह प्रिय प्रवास के विषय में वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला है। बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की यह है कि यह सारा संस्कृत के वर्णवृत्तों में है, जिसमें अधिक परिणाम में रचना करना कठिन काम है। आचार्य राम शुक्ल ने यह मत प्रिय प्रवास के लिए प्रकट किया है। प्रिय प्रवास के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं। प्रिय प्रवास के संदर्भ में हरिओद जी ने कहा है, मैंने श्री कृष्ण को इस ग्रंथ में एक महापुरुष की भांति अंकित किया, ब्रह्म के रूप में नहीं। कृष्ण चरित्र की तरह प्रिय प्रवास की राधा के चरित्र में नवीनता है, उसमें विरह की विकलता नहीं है, व्यथा की गंभीरता है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति मुक्ति बोध की नहीं है? तो यह प्रश्न जो यूनिट 2 से पूछा गया। चांद का मुंह टेढ़ा मुक्ति बोध का है। शुद्ध कविता की खोज यह मुक्ति बोध का नहीं है। काट का सपना मुक्ति बोध का है। कमायनी एक पुनर्विचार यह मुक्ति बोध का है। शुद्ध कविता की खोज मुक्तिबोध की रचना नहीं है, बल्कि यह रामधारी सिंह दिनकर है। शुद्ध कविता की खोज किसकी रचना है? तो वह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। दिनकर की अन्य रचनाएं इस प्रकार है: काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त। जबकि चांद का मुंह टेढ़ा, काट का सपना, कमायनी एक पुनर्विचार वह मुक्तिबोध की रचना है। यह भी प्रश्न यूनिट 2 से पूछा गया है। धूमिल ने रोटी और संसद कविता में कितने आदमियों का जिक्र किया है? यह यूनिट 2 से नहीं, माफी चाहेंगे, थोड़ा हम यहाँ गलत बोल दिए। यह यूनिट 5 से पूछा गया प्रश्न है। धूमिल ने रोटी और संसद कविता में कितने आदमियों के जिक्र किए हैं? तो कुल कितने आदमियों के जिक्र किए हैं? उन्होंने 3 आदमियों के जिक्र किए हैं। धूमिल ने रोटी और संसद कविता में 3 आदमियों के जिक्र किए हैं। धूमिल ने कहा है, एक आदमी रोटी बोलता है, दूसरा खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बोलता न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं यह तीसरा आदमी कौन है? मेरा देश का संसद मौन है। मेरे देश की संसद मौन है। हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ने वाली है। कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है। आगे मनुष्य केवल उसी पद का अधिकारी होगा जो उसके अपने सामर्थ्य की सूचित
होगा, जो अपने सामर्थ्य से सूचित होता है उस पद का, नहीं जो उसके माता पिता या वंश की देन है। उपर्युक्त कथन किस रचना की भूमिका में उद्धृत है? यह रश्मि रथी के जो रामधारी सिंह दिनकर की रचना उसी में उद्धृत है। क्या है कि हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ने वाली है, कुल अर्थात वंश और जाति का अहंकार विदा हो रहा है। आगे मनुष्य केवल उसी पद का अधिकारी होगा जो उसके अपने सामर्थ्य से सूचित होता है, उस पद का नहीं जो उसके माता पिता या वंश की देन है। कथन रश्मि रथी की भूमिका से उद्धृत है। रश्मि रथी रचना का रामधारी सिंह दिनकर है। रश्मि रथी का अर्थ है सूर्य किरण रूपी रथ का सवार। यह एक खंड काव्य है। यह 1952 में प्रकाशित हुआ था। उसमें 7 सर्ग है। इसमें कर्ण को महाभारत का कथानक से ऊपर उठाकर नैतिकता और विश्वसनीयता की नई भूमि पर खड़ा कर गौरव से वशीभूत कर दिया गया है। तेरा मेरा मनुआ कैसे इश्क, तेरा मेरा मनुआ कैसे इक होई रे, मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता है कागज की लेखी। मतलब तुम्हारा और मेरा मन एक कैसे हो सकता है? तुम कहते हो जो आंख से देखे वही सच है, और हम कहते हैं कि जो आंख से देखे वही सच है, और तुम कहते हो कि कागज में जो लिखा हुआ वही सच है। यह जो पंक्ति है वह कबीर का है, और यह जो पंक्ति है वो यूनिट 2 से है। इसमें कहा गया उपर्युक्त पंक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा मंतव्य सही नहीं है? कौन सा मंतव्य सही नहीं है? तो बाह्य आडंबर की प्रतिष्ठा, यह इससे मंतव्य से सही नहीं है। अनुभवों का महत्व इसमें है। लोक ज्ञान की महत्ता बिल्कुल है। सहज बात को सहजता से कहना, सहज बात को सहजता से कहना, यह भी उसमें शामिल है। यह कहता कि इन पंक्तियों के संदर्भ में बाह्य आडंबर की प्रतिष्ठा मंतव्य सही नहीं है। अनुभव को महत्व, लोक ज्ञान को महत्ता, सहज बात को सहजता से कहना कथन की पंक्तियों के संदर्भ में सही। यह पंक्ति कबीर दास की है। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति कबीर दास की है। आध्यात्मिक चश्मे का रंग आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी किस कवि के विषय में कहा है? तो यह विद्यापति के विषय में कहा है, क्योंकि विद्यापति के रचनाओं को बहुत लोग श्रृंगारिक कह रहे थे, उसी के विषय में यह टिप्पणी किए हुए थे। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आचार्य राम शुक्ल ने यह टिप्पणी कवि विद्यापति के संदर्भ में की है। विद्यापति की जो रचनाएं हैं वह है कीर्तिलता, कीर्तिपतिका, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, दान वाक्यावली, शैव सर्वस्व सार। यह जो है विद्यापति की प्रमुख रचनाएं हैं। माता पिता के संबंध में यह जो प्रश्न जो पूछा गया था वह यूनिट 2 से आचार्य राम शुक्ल की पुस्तक पढ़ते इसमें आप लोग को देखने मिलेगा। अगला प्रश्न है माता पिता के संबंध में विच्छेद से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन का कथा पर आधारित उपन्यास है। यह जो यूनिट 6 से पूछा गया वह कौन है? आपका बंटी में सुकून और डॉक्टर जोशी जो रहती है वो दोनों तलाक की वजह से अलग हो जाते हैं, और अलग होने की वजह से जो उन दोनों के बीच का वो पुत्र बंटी होता है वह बिल्कुल अपने आप को अनाथ फील करता है। वो अपने जीवन को पूरा त्रासदी में जीवन उसका कटता है। उसी के विषय में यह आपका बंटी उपन्यास लिखा हुआ है। माता पिता के संबंध में विच्छेद से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन की कथा पर आधारित उपन्यास आपका बंटी है। आपका बंटी उपन्यास के लेखिका मनु भंडारी है। 1 इंच मुस्कान के लेखक राजेंद्र यादव व मनु भंडारी, यानी 1 इंच मुस्कान राजेंद्र यादव मनु भंडारी दोनों मिल के लिखे। कहा जाता है 1 इंच मुस्कान मुख्य रूप से वह मनु भंडारी की ही रचना थी। उसके मनु भंडारी की रचना जब वो 1 इंच मुस्कान कंप्लीट होने वाला था तो राजेंद्र यादव 1-2 पंक्ति उसको लिख करके अपना नाम जोड़ करके उसे सह में दोनों मिल करके प्रकाशित करवा दिए थे। बेघर उपन्यास की लेखिका ममता कालिया है। अनुगुंज गीतांजलि श्री की कहानी है।
लक्ष्मी दासी निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? लक्ष्मी दासीन जो है वह मेला आंचल का उपन्यास पात्र, यूनिट 6 से यह पूछा गया। लक्ष्मी दासीन किसका पात्र है? तो मेला आंचल का पात्र है। लक्ष्मी दासीन मेला आंचल उपन्यास के पात्र है। मेला आंचल 1954 ईस्वी में उपन्यास उपन्यासकार फणेश्वर नाथ रेणु का है। यह आंचलिक उपन्यास है। मेला आंचल कैसा है? एक आंचलिक उपन्यास है। मेला आंचल में पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है। इसके अन्य पात्र हैं बावन दास, बलदेव, कालीचरण, राम खिलावन, रामदास, सेवादास, राम कृपाल सिंह, कमली, डॉक्टर, तहसीलदार, सुखदेव, माफ करिएगा, वासुदेव इत्यादि जो है इसके पात्र हैं। जबकि प्रति परिकथा 1957 में प्रकाशित हुई थी, जुलूस 1965 तथा कितने चौराहे 1966 में। यह सब किसका उपन्यास है? तो फणेश्वर नाथ रेणु के उपन्यास हैं। गोदान उपन्यास का होरी राम अवध प्रांत के किस गांव के रहने वाला किसान था? यह यूनिट 6 से गोदान से पूछा गया प्रश्न। वो बेलारी गांव के रहने वाले किसान थे। गोदान उपन्यास का होरी राम अवध प्रांत के बेलारी गांव के रहने वाला किसान था। गोदान 1936 में यह उपन्यास प्रकाशित हुई। तो उपन्यास में किसान जीवन का महागाथा एवं रनी की समस्या का अंकन किया गया है। इसके लेखक प्रेमचंद हैं। राही मासूम राजा का उपन्यास आधा गांव 1966 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जिसमें गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा है। अगला है श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास राग दरबारी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1968 है, जिसमें शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण है। अगला है प्रेमचंद की उपन्यास रंगभूमि 1925 में जो प्रकाशित हुई थी, उसमें बनारस के पांडेपुर नामक स्थान का वर्णन हुआ है। अगला है राग दरबारी। अगला उपन्यास कौन है? राग दरबारी। इसके पात्र कौन कौन से हैं? राग दरबारी उपन्यास के पात्र, राग दरबारी उपन्यास हम लोग को यूनिट 6 में लगा हुआ है। यह जो आप लोग यहाँ देखेंगे, ठीक है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का लिखा हुआ यह उपन्यास है। इसमें जो है वह उपन्यास के पात्र हैं मदन मोहन, बाबू बैजनाथ नहीं, इसमें है मास्टर मतीराम और बाबू रामदीन इसके पात्र हैं। मास्टर शंभू दयाल और पंडित पुरुषोत्तम दास इसके पात्र नहीं है। और काशी शाह और गंडा सिंह इसके पात्र नहीं है। राग दरबारी उपन्यास के पात्र मास्टर मतीराम और बाबू रामाधीन है। इस उपन्यास के अन्य पात्र वैद्य जी, रंगनाथ, रूपन बाबू, दरोगा जी, जोगनाथ, शनिचर, खन्ना मास्टर, बद्री पहलवान इत्यादि इसके पात्र हैं। राग दरबारी 1968 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास है, जो श्रीलाल शुक्ल के द्वारा लिखा गया। इस उपन्यास शिवपालगंज गांव का चित्रण किया गया है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है। यह जो यूनिट 7 जो कहानी है उसी से यह प्रश्न पूछा गया है। उसने कहा था, यह उसका उत्तर है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है, उसने कहा था, जो सन 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में छपी थी। यह प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है, उसने कहा था। फ्लैशबैक पूर्वदीप्ति पद्धति पर लिखी गई हिंदी की प्रथम कहानी है। इसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। इनकी अन्य कहानियां कहा है, बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन है। अगला जो है क्या हुआ है, मानव प्रवृत्तियों अथवा मनोविकारों को पात्र के रूप में उपस्थित कर नाट्य के द्वंद्व की सृष्टि करने वाला जयशंकर प्रसाद का नाटक है। वो कौन है? कामना है। इसका उत्तर कौन है? कामना। मानव प्रवृत्तियों अथवा मनोविकारों को पात्र के रूप में उपस्थित कर नाट्य के द्वंद्व की सृष्टि करने वाला जयशंकर प्रसाद का नाटक कामना है। कामना 1927 ईस्वी में जो प्रकाशित हुई थी, उसमें नाटक संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय की भांति अन्योपदेशिक नाटक है। इसमें भावनाओं को नाट्य के पात्रों का रूप दिया गया है। इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं है। अपने किस नाटक की भूमिका में लक्ष्मी नारायण मिश्र ने जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटकों की प्रतिक्रिया में यह बात कही है? तो वह कौन सा है? सन्यासी है। इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं है। सन्यासी उपन्यास जो 1930 में प्रकाशित हुई थी, नाटक की भूमिका में लक्ष्मी नारायण मिश्र ने जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटकों की प्रतिक्रिया में यह बात
कही है। मुक्ति का रहस्य 1932, सिंदूर की होली 1934, राजयोग 1933। ये सभी नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के हैं। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, और बनाता है तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है? तो यह जो है लहरों का राजहंस का यह संवाद है। क्या कहता है? नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद लहरों के राजहंस नाटक का है। लहरों के राजहंस 1963 के ऐतिहासिक नाटक की रचना है। मोहन राकेश ने अश्वघोष के महाकाव्य सौंदरानंद आधार पर की है। यह जो यूनिट 2 से पूछा गया प्रश्न है। आषाढ़ का एक दिन 1958 नाटक मोहन राकेश का है। ध्रुव स्वामी 1933 तथा स्कंद गुप्त 1928 नाटक जयशंकर प्रसाद का है। अभिजात्य वर्ग परिवार की कठोर अनुशासनबद्धता के जुल्म और विद्रोह तथा मशीनी जिंदगी से मुक्ति का चित्रण निम्नलिखित में किस नाटक की विषय वस्तु में किया गया है? ऑप्शन कौन अब किया गया है? तो यह किसमें किया गया है? यह जो किया गया है वह अंजू दीदी नाटक में किया गया। यह यूनिट 6 से प्रश्न बने हैं। अभिजात्य वर्ग परिवार की कठोर अनुशासनबद्धता के जुल्म और विद्रोह तथा मशीनी जिंदगी से मुक्ति का चित्रण अंजू दीदी नाटक की विषय वस्तु है। अंजू दीदी 1955 ईस्वी। उपेंद्र नाथ अस्क का नाटक है कैद उड़ान अलग अलग रास्ते 1954 आदि नाटक उपेंद्र नाथ अस्क के हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं? यूनिट 10 से यह पूछा गया प्रश्न है। हरिवंश राय बच्चन इसके लेखक है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? तो यह कौन सा भाग है? यह जो है वह पहला भाग है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का पहला भाग है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के 4 भाग हैं जो इस प्रकार हैं। प्रथम 1969 क्या भूलूं क्या याद करूं। द्वितीय 1970 नीड़ का निर्माण। फिर तृतीय 1978 बसेरे से दूर। चतुर्थ 1985 10 द्वार से सोपान तक। मुक्तिबोध की आत्मकथा कृति के लेखक कौन है? यह यूनिट 2 से पूछा गया प्रश्न है। तो कौन है? विष्णुचंद्र शर्मा। मुक्तिबोध की आत्मकथा कृति के लेखक विष्णुचंद्र शर्मा है। यह जीवनी विधा की रचना है। हंसराज रहवर की जीवनी विधा योद्धा सन्यासी विवेकानंद की है। हंसराज रहवर की जीवनी विधा की रचना क्या है? योद्धा सन्यासी विवेकानंद है। निम्नलिखित में से कौन सी बातें केशव प्रसाद के बारे में आचार्य राम शुक्ल ने कही है? यह यूनिट 2 से शुक्ल वाली पुस्तक में आपको मिल जाएगा। केशव को कवि हृदय नहीं मिला। केशव को कवि हृदय नहीं मिला, यह बात आचार्य राम शुक्ल ने कहा है। उसमें वह सहृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए, यह भी बात सही है। वे संस्कृत साहित्य के समग्र सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल में धाक जमाना चाहते थे, यह भी बिल्कुल सही है। क्योंकि उन्हें कवि प्रिया वगैरह जो भी रचना देखेंगे वो संस्कृतिक काव्य शास्त्री वाली जो अलंकार छंद वो संस्कृत से लिया गया है, उसकी मौलिक रचना ने उसी से लेकर के वो धाक जमाना चाहते थे जो नहीं संभव हो पाए। और अंतिम है, अपनी रचनाओं को उन्होंने संस्कृत साहित्य के उक्त से परहेज किया, बिल्कुल परहेज नहीं किया, क्योंकि हमेशा वो लेते रहे, परहेज कहाँ किया? तो ऑप्शन डी जो गलत हो जाएगा, यानी एबीसी का ऑप्शन ए में है यह प्रश्न। ऑप्शन ए इसका प्रश्न का उत्तर है। आचार्य केशव दास के बारे में आचार्य राम शुक्ल ने कहा केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, बिल्कुल सही। उसने वह सहृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से समग्र सामग्री लेकर पांडित्य और रचना कौशल का धाक जमाना चाहते थे। अपनी रचनाओं में केशव ने संस्कृत साहित्य की उक्तियों से परहेज न करके उसका खूब प्रयोग किया, इसलिए शुक्ल जी ने केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा। केशव को क्या कहा गया? कठिन काव्य का प्रेत कहा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने केशव दास को रामचंद्रिका की छंदों का अजायब घर कहा। छंदों का अजायब घर किसको कहा है? रामचंद्रिका को कहा है। रामचंद्रिका केशव दास की रचना किसने कहा है? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ में राजभाषा के बारे में निम्नलिखित कौन से प्रावधान किए गए हैं? तो कौन सा प्रावधान किए गए हैं?
वह संविधान के अनुच्छेद 343 संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में किए गए प्रावधानों में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी लिपि होगी। क्या कहा गया? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो होगी वह देवनागरी होगी तथा शासकीय प्रयोजन के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा। शामिल है, जबकि राजभाषा के बारे में राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग गठन की बात तथा उच्च एवं उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेज में होने की बात असंगत है। हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों का मुख्य स्वर है वह कौन कौन सा है? तो वह जो स्वर है बी और सी में क्या है? प्रखर राष्ट्रीय चेतना युक्त ऐतिहासिकता, यह भी है सांप्रदायिक सौहार्द की मूल चेतना, इसका आंसर बी है। हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों का मुख्य स्वर में प्रखर राष्ट्रीय चेतना युक्त ऐतिहासिकता एवं सांप्रदायिक सौहार्द की मूल्य चेतना है, जबकि स्वतंत्रोत्तर नए भावबोधों का विकास एवं पश्चिमी बौद्धिक काल का प्राधान्य हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों का स्वर नहीं है। हरिकृष्ण प्रेमी प्रसादोत्तर युगीन ऐतिहासिक नाटककार हैं, जिनकी कुछ रचना है स्वप्नभंग 1940, आहुति 1940, उद्धार 1949, प्रकाश स्तंभ 1954, कीर्ति स्तंभ 1955, शतरंज के खिलाड़ी 1955, संरक्षक 1958, सांपों की सृष्टि 1959, रक्तदान 1962, आन का मान 1962, अमर आन 1964, अमर बलिदान 1968, अमृत पुत्री 1970 इत्यादि इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। विश्वविद्यालय परिसर जीवनी पर आधारित उपन्यास है कौन कौन सा? एक पहला तो चक्रव्यूह है और दूसरा कौन है? वो परिशिष्ट है। चक्रव्यूह और परिशिष्ट जो है विश्वविद्यालय परिसर पर आधारित लिखा गया यह उपन्यास है। तो ए और बी, ऑप्शन नंबर डी। विश्वविद्यालय परिसर के जीवन पर आधारित उपन्यास परिशिष्ट एवं चक्रव्यूह है। परिशिष्ट 1984 ईस्वी में तकनीकी शिक्षा संस्थानों में हरिजन विरोधी वातावरण का चित्रण है। यह गिरिराज किशोर का उपन्यास है और अपने अपने चेहरे 1994 प्रभात खेतान का उपन्यास है, जिसमें अपने जमीन तलाशती हुई स्त्री रमा की कहानी है, जबकि धूप छाही रंग 1970 गिरीश अस्थाना का उपन्यास है, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध और दफ्तर की जिंदगी बड़े पैमाने पर चित्रण किया गया है। निम्नलिखित उपन्यास राम भक्ति शाखा के कवि हैं। तो राम भक्ति शाखा के कवि कौन कौन है? स्वामी अग्रदास नाभादास हृदयराम, स्वामी हरिदास कृपाराम। इसमें देखना राम भक्ति शाखा के कवि कौन कौन है। तो राम भक्ति शाखा के कवियों में स्वामी अग्रदास हैं, नाभादास है एवं हृदयराम है। राम भक्ति शाखा के कवि कौन? अग्रदास, नाभादास, हृदयराम है। अग्रदास की रचनाओं में राम ध्यान मंजरी, अष्टयाम और रामाष्टयाम ध्यान मंजरी, जबकि नाभादास की रचनाओं में अष्टयाम और भक्तमाल है। हृदयराम का हनुमान नाटक 1631 ईस्वी स्वामी हरिदास कृष्ण भक्ति शाखा के सखी संप्रदाय के स्थापनाकर्ता थे, जिसकी रचना केली माल प्रसिद्ध है तथा कृपाराम की हित तरंगनी है। निम्नलिखित में स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास है। तो स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास कौन सा है? वह एक जमीन अपनी और मुझे चांद चाहिए। यह दोनों जो है स्त्री विमर्श से संबंधित उपन्यास। ऑप्शन नंबर सी, बी और डी। नीचे दिए गए विकल्पों में चित्रा मुग्दल का उपन्यास एक जमीन अपनी और सुरेंद्र वर्मा का मुझे चांद चाहिए स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास है। समय सरगम कृष्णा सोबती का तथा एक चिथड़ा सुख निर्मल वर्मा का उपन्यास है। अन्य उपन्यास के बारे में हम लोग देखेंगे। चित्रा मुग्दल का कौन कौन सा उपन्यास प्रसिद्ध है? आवा, गिली गड़ू, पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला शोपारा। सुरेंद्र वर्मा का कौन सा? अंधेरे से परे, दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता। और कृष्णा सोबती की जो रचना मित्रो मरजानी, जिंदगी नामा हमें पढ़ना भी है, यूनिट 6 में लगा हुआ। दिलो दानिश, सूरजमुखी अंधेरे के। और निर्मल वर्मा का कौन है? वे दिन, लाल टीन की छत, रात का रिपोर्टर, अंतिम अरण्य। यह जो है निर्मल वर्मा की रचना है। निम्नलिखित में से दंत का वर्ण, दंत में क्या होता है? तो का जितना होगा वो तो, थो, दो, ध,
यह जो है कहाँ दंत से वर्ण, क से कंठ, चौ से तालव्य, तौ से दंत सा प्रयोग होता है, और पौ का ओष्ठ से प्रयोग होता है। तो सी और डी कहाँ हो गया, केवल सी और डी, डी इसका आंसर होगा। दो और ध दंत वर्ण है, वर्ण एवं इसका उच्चारण का स्थान कंठ, कंठ से कहाँ क ख ग घ अंग, कंठ से होता है कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ, तालव्य, कंठ, क से कंठ, चौ से तालव्य, टौ से मूर्धा, तौ से दंत, पौ से ओष्ठ, और नौ दंत सौ र ल, यह दंत मूल से है, और दंतोष्ठ से कौन व और फ है। गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास है, गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास, रचित कौन कौन सा है, तो पहला जुगलबंदी गिरिराज किशोर द्वारा रचित है, और लोक उपन्यास दो गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ए और सी। जुगलबंदी और लोक गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास है, जबकि ओस की बूंद राही मासूम रजा का है, तथा झरोखे भीष्म साहनी का चर्चित उपन्यास है। परिशिष्ट, चिड़ियाघर, ढाई घर, पहला गिरमिटिया आदि गिरिराज किशोर के अन्य उपन्यास हैं। राही मासूम राजा के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से, आधा गांव, टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, दिल एक सादा कागज, सीन 75 और कटरा बी आरजू। तमस मैया दास की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलूफर भीष्म साहनी का उपन्यास है। भीष्म साहनी तमस उपन्यास में भारत विभाजन के सांप्रदायिक विभीषिका का चित्रण किया गया। तमस हम लोग का यूनिट 6 में लगा हुआ है। निर्मल वर्मा की कहानियों की दुनिया है, निर्मल वर्मा की कहानियों की दुनिया क्या क्या है, तो वह है हताश और आत्मपरक नायकों की, अकेलापन और अलगाववाद की, यानी ए और बी, ऑप्शन नंबर बी। निर्मल वर्मा की कहानियां हताशा और आत्मपरक नायकों की तथा अकेलेपन एवं अलगाव की दुनिया है। निर्मल वर्मा की कहानियां व्यक्ति और शिल्प की दृष्टि से बेजोड़ है। इन्होंने साहित्य सृजन कम ही किया, परंतु जितना लिखा है उतने से ही उनके ख्याति फैल गई है। निर्मल वर्मा की कुछ प्रमुख रचनाएं, वे दिन, लाल टीन छत, एक चिथड़ा सुख, रात का रिपोर्टर, अंतिम अरण्य। और कहानियां जो इनके जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कौवे और काला पानी, परिंदे इत्यादि जो है निर्मल वर्मा की कहानियां हैं। अब हम लोग देखेंगे कि रसों के संबंध में क्या गया, रस को अलौकिक आनंद कहा जाता है, बिल्कुल रस का अलौकिक आनंद मिलता है। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए किसमें, इसमें भी है, एक सेकंड रुकिए, ऑप्शन नंबर किसमें ए ये कट गया, ऑप्शन नंबर एक सही है क्योंकि फिर ये कट गया। आप देखना बी और सी में कौन सा सही है। रस को अलौकिक आनंद लाक्षणिक यथार्थ कहा गया, बिल्कुल बी सही है, और ए और बी आंसर सही है। आचार्य शुक्ल ने भी रस को अलौकिकत्व का समर्थन दिया, ये भी गलत है और ये भी गलत है। रस को अलौकिक आनंद कहा है, इसे लाक्षणिक अर्थ में अलौकिक आनंद कहा गया है। रस सूत्र के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि है, रस सूत्र के प्रवर्तक कौन है, आचार्य भरत मुनि हैं। इनका कथन है, जिस प्रकार अनेक प्रकार के व्यंजनों से युक्त अन्न भोग करते हुए स्वस्थ आनंद की प्राप्ति करते हैं, उसी प्रकार हृदय जन रस का आनंद लेते हैं। भरत मुनि ने 8 रसों का उल्लेख किया है। सूत्र के व्याख्याता उनके मत में है, जैसे भट्ट लोलक का सिद्धांत क्या, उत्पत्तिवाद या आरोपावाद, उसका दर्शन क्या, मीमांसा दर्शन। शंकुक अनुमितिवाद, न्याय दर्शन। भट्ट नायक भुक्ति या भोगवाद, सांख्य दर्शन। अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद, शैव दर्शन। आज का क्लास 50 प्रश्न हो गए। अब हम लोग अगले क्लास में बाकी पढ़ेंगे। मैं आप लोग को यहाँ एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। इस क्लास को आप लोग स्वयं देखिए और अपने मित्रों को भी शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। मेरा जो नंबर है 7643007052, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप हमें मैसेज करें। मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दूंगा। मेरा जो टेलीग्राम है कैपिटल में मिशन जेरफ MISSION मिशन
MISSION मिशन JRF डालेंगे, मिशन JRF 2025 डालेंगे तो आपको टेलीग्राम पे मेरा ग्रुप मिल जाएगा, जहाँ समय समय पर दिन भर में 2 से 3 बार क्यूज किया जाता है, टॉपिक बाय टॉपिक, यूनिट बाय यूनिट और मिक्स क्यूज किया जाता है। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। जय हिंद।